आ जाती हूँ अनुराग भदौरिया जी। 4 तारीख को रिजल्ट आने के बाद तो कम से कम ईवीएम को लेकर सवाल नहीं पूछे जाएंगे ना अनुराग जी? देखिए, पहले मैं अरुणाचल का बोल दूं, जैसा कि अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी, सवाल तो ये है तो आप तो परिवारवाद का विरोध कर रहे थे भाई। जिन प्रेमा खंडू की आप बात कर रहे थे, आपने अपनी पार्टी में शामिल किया, उनके पिताजी भी तो चीफ मिनिस्टर थे, नहीं लेना चाहिए था ना आपको? आपको कोई नया लीडर पैदा करना चाहिए था। आप तो यही कहते हैं ना कि हम तो जमीन के नेता बनाते हैं, तो बनाते जमीन के नेता। एक चीफ मिनिस्टर के बेटे को ही आपने चीफ मिनिस्टर बनाने पे क्यों आप मजबूर हुए? इसके मतलब कि आपको परिवारवाद से लेना देना नहीं है, आपको सत्ता से लेना देना है। अब दूसरी बात मैं कह लूं भाई, उनके पिताजी भी तो डोरजी खांडू भी तो चीफ मिनिस्टर थे ना अरुणाचल प्रदेश के। इसलिए आप ये सब बातें जो कहते हो बेईमानी सी लगती हैं कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार। तो आपको सत्ता चाहिए होती है, आपने सत्ता को कैसे तोड़ना मरोड़ना है वो आपके पास फॉर्मूला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप जब नैतिकता की बात करती हैं तो वो ठीक नहीं लगता है। नैतिकता तो तब होती ना, अरुणाचल में आप एक गरीब लड़के जो नेता की वहां पे होगा नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि बीजेपी का कोई नेता वहां पे होगा नहीं, या कोई वहां कमजोर परिवार से नहीं आता होगा, उसको नेता बनाते ना आप, या किसी दूसरे दल का कमजोर परिवार से आते हुए व्यक्ति को आप नेता बनाते ना। आपने तो चीफ मिनिस्टर के बेटे को ही चीफ मिनिस्टर वहां नेता बनाया, इसलिए आप इस पे रहने दीजिए। दूसरी बात, जहां एग्जिट पोल की बात है, सवाल ये है कि ये एग्जिट पोल तो भारतीय जनता पार्टी का है। जनता का एग्जिट पोल आपको 4 तारीख को देखने को मिलेगा। पर मैं आपसे छोटी सी बात बोलूंगी, आपको बड़ी फिक्र है कि हम किसको बना रहे हैं, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, काश आप यादव परिवार के पूरे जो पूरा जनता, पूरा कुनबा है, बहू रानी से लेकर जेठानी से लेकर देवरानी से लेकर, मुझे बोलने दीजिए, आपने बात रख ली अपनी, एक एक करके अपनी बात रख लेंगे, एक एक करके अपनी बात रख लेंगे, एक एक करके अपनी बात रख लेंगे। मैं आपको जवाब बोलने क्या दिया, आप तो बोल ही नहीं इतने देर से भाई, आप तो लगातार आप लोग बोली तो रहे हो, दुश्वारी है कि हेमंता बिस्वा शर्मा हो या अनुराग जी, स्टूडियो से कहा जा रहा है कि आप परिवारवाद की बात करते हैं, परिवार के बेटे को समस्या कुछ और बनाते हैं, ये तो ठीक नहीं है। लोगों को समस्या ये है कि समाजवादी पार्टी बात खत्म हो जाए, दोनों लोग बोलेंगे, एक बार उनकी बात खत्म हो जाए उसके बाद कौन सा फॉर्मूला है? हाँ अनुराग भदौरिया जी, अब चुनाव खत्म हो गया है, अब हम कितने भी दावे कर लें, उन दावों का असर 5 साल के बाद पड़ेगा। अभी हम थोड़ा व्यवहारिकता पे छोटी सी बात मैं कहना चाह रही हूँ कि देखिए, आप कह रहे हैं कि हम किसको समझते हैं नेता है, व्यवहारिक बात कर रहा हूँ, व्यवहारिक बात कर रहा हूँ, वाले ही नेता है, चाहे वो जेठानी हो, देवरानी हो, बहू रानी हो, चाचा हो, चाचा के बेटे हो, मामा हो, मामा के बेटे हो, आप बताइए। अब मैं जवाब दे दूं? ठीक है, लेकिन फाइनली सभी जनता के बीच में ही जाते हैं और जनता ही तय करती है कि किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है। अनुराग भदौरिया जी, लेकिन मेरा ये सवाल है, ठीक है शाहज़ा जी, उसके बाद जनता, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। अनुराग भदौरिया जी, अब चुनाव खत्म हो चुके हैं, एग्जिट पोल के आंकड़े आ चुके हैं, आप कितना भी उसको सरकारी बताकर खारिज करने की कोशिश कीजिए, लेकिन पिछले, अगर हम आज तक एक्सिस माई इंडिया के ही बता दें तो 95% हमारा एग्जिट पोल सही साबित हुआ है। तो अब आप कितने भी 2 दिनों के लिए आप खुशी मना सकते हैं कि नहीं हमको 4 दिन के लिए इंतजार करना होगा, लेकिन अनुराग जी ऐसा नहीं होगा कि आंकड़े पूरी तरह से पलट जाएंगे। थोड़ा सा व्यवहारिकता, मुझे लगता है थोड़ा आत्ममंथन किए जाने की भी जरूरत है। अच्छा, कई बार नहीं, मैं व्यवहारिकता की बात कर रहा हूँ। मैं तो ये भी कह रहा हूँ ना कि हमने भी एक आंकड़ा दिया है कि हम 295 से हमारी ज्यादा आ रही है। कई यूट्यूब चैनल वो आंकड़े दे रहे हैं कि भाई इंडिया गठबंधन 300 सीटें लेके आने वाला है, कोई 280 दे रहा है। तो सवाल है, वो भी तो एग्जिट पोल है ना, तो उसको आप नकार कैसे सकते हैं? मैं आपके एग्जिट पोल को मान लूं, उनको नकार दूं, ये कैसे हो सकता है? आप भाई एग्जिट पोल तो सभी लोग दे रहे हैं ना, तो जो एग्जिट पोल इंडिया गठबंधन के फेवर में है उसमें भी तो चर्चा होनी चाहिए, उसमें क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? ये तो इस तरह से होता है ना कि आप एक माहौल बनाने की कोशिश, हमें तो कई बार ऐसा लगता है आज तक चैनल पे आप बैठे हुए हैं तो आज तक के ही एग्जिट पोल पर चर्चा की जाएगी ना। अब यहाँ पर 100 अलग अलग एग्जिट पोल आए, उतना तो समय भी नहीं होगा हमारे लिए अनुराग भदौरिया जी। जिस चैनल पर आप बैठे हैं आप उसी के एग्जिट पोल पर बात करेंगे ना। अब जिस यूट्यूब का आप हवाला दे रहे हैं आप चले जाइएगा वहां पर उनके एग्जिट पोल पर बात कर लीजिएगा, लेकिन फिलहाल अभी उस पर नहीं आते हुए मेरा अपनी बात कह रहा हूं ना मैं अपनी। अरे आपने सवाल पूछा, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। बड़ी खबर इस वक्त ये है, 60 में से 58 के रुझान अरुणाचल प्रदेश के निकलकर सामने आए हैं और यहां पर 2019 की सीट से भी आगे निकल चुकी है भारतीय जनता पार्टी। 42 सीटों पर लगातार उसकी लीड बनी हुई है। एनपीपी 8 सीटों पर
और किरण रिजिजू जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। किरण जी, बहुत स्वागत है आपका। और अरुणाचल प्रदेश का ये जो आंकड़ा निकलकर सामने आया है, 2019 में 41 सीटें बीजेपी ने जीती थी, इस बार 42 पर लीड कर रही है। ये आंकड़ा क्या संकेत करता है किरण जी बीजेपी के लिए? जी, अभी बीजेपी का मेरे ख्याल से जब रिजल्ट आते आते 2 या 3 सीट और बढ़ेगी, क्योंकि अभी मैंने जो खबर लिया है कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में काउंटिंग में स्लो चल रही है और बहुत ही मार्जिन 100, 200, 300 के अंदर में मार्जिन में काउंटिंग चल रहे हैं। पूरा आने से बीजेपी 45, 46 तक जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। 45, 46 तक कांग्रेस पार्टी का खाता भी नहीं खुला है, तो बीजेपी के जीत की पीछे की बड़ी वजह क्या है मंत्री जी? और साथ ही कांग्रेस पार्टी अगर वहां पर खाता नहीं खोल पा रही है तो इसके पीछे का कारण क्या दिखाई देता है? मेन कारण तो ये कि कांग्रेस का वहाँ कोई अभी संगठन या कोई ढांचा नहीं है और सेंट्रल में कांग्रेस का कोई लीडरशिप का कोई ऐसा चेहरा है ही नहीं जिससे वो इंस्पायर कर सके। जैसे बीजेपी में मोदी जी का चेहरा है, तो अरुणाचल तो एक बॉर्डर स्टेट है और बॉर्डर स्टेट के लोगों को एक मजबूत नेता चाहिए देश में। तो मोदी जी का चेहरा जो है वो अरुणाचल के लोगों को पसंद है, क्योंकि वो मजबूत नेता है, अरुणाचल में सब कुछ दिया है। अब आपने देखा होगा 60 साल में जो नहीं हुआ, अब 10 साल में मोदी जी ने रेलवे लाइन, एयरपोर्ट, हाईवे, बॉर्डर का रोड, बाकी सुविधा, पानी, बिजली, सारा 10 साल में ज्यादा काम हुआ है। इसलिए लोग अभी कोई अल्टरनेटिव नहीं सोचते हैं। यहाँ 2-3 सीटें जो बाहर दूसरे पार्टी को मिल रहे हैं, कांग्रेस को तो शायद एक मिल सकता है, लेकिन बाकी को जो 4-5 सीट दिखाई दे रहे हैं वो भी बीजेपी वाले ही हैं। टिकट नहीं मिला तो वो नाराज होकर के वो चले गए और हम लोगों ने भी पुराना कार्यकर्ता को कुछ लोगों को टिकट दिया है। वैसे तो हम लोग पूरा सफाई भी हो जाते हैं। शायद कुछ जगह में बीजेपी का पुराना कार्यकर्ता है, वो हार रहा है, फिर भी पुराना है करके उनको टिकट दिया, इसमें 2-3 सीटें हैं। इसी प्रकार से बीजेपी हार सकते हैं, वरना तो एक तरीके से तो वन साइडेड इलेक्शन ही कह सकते हैं अरुणाचल में। आपकी बातों से 2 सवाल निकल कर आ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि बाकी दूसरी जगह जो रीजनल एनपीपी जीत रहे हैं उसमें कुछ बीजेपी के ही पुराने कार्यकर्ता हैं, मतलब अपने ही लोग हैं, आप ये बताना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी टिकट मिला नहीं है, इसलिए वो चले गए। ठीक है। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और दूसरे जो विरोधी दल हैं वो कहते हैं कि भैया अगर आप वहां पर जीत रहे हैं तो पेमा खांडू तो कांग्रेस के ही चेहरे थे, उन्हीं के सहारे आप लोगों ने अपना कोई चेहरा वहां पर आगे नहीं बढ़ा पाए बीजेपी वाले। ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब चुनाव जीत के आता था वहाँ बीजेपी का कोई एमएलए में नहीं होते थे, तो मैं कैसे चुन के आते थे? तो कांग्रेस सत्ता में थे, मैं 2000 से जीत के आ रहा हूँ। उस समय तो सारा मुख्यमंत्री, सारा पार्टी मशीनरी, जेडपीएम, कॉर्पोरेटर, सारे के सारे बीजेपी के तो एक भी नहीं थे, कांग्रेस के ही थे। तो मैं कैसे चुन के आते थे इतने लाखों वोट से? तो इसलिए ये नहीं है, बीजेपी का अपना पकड़ मेरे समय से, मैं जब से सांसद बने हैं तब से हूँ। और अभी पेमा खांडू अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी में तो आप जानते ही हैं किसी एक नेता का चेहरा से नहीं लड़ता है। हमारा एक ही नेता है मोदी जी। तो इस वक्त तो मोदी जी के चेहरे पे ही सब लड़ रहे हैं और वहाँ एकजुट होकर के सब चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए ये नहीं कहना चाहिए कि बीजेपी से कोई चेहरा नहीं है। एग्जिट पोल के जो आंकड़े सामने आए हैं वो भी बता रहे हैं कि देश में दिल्ली की गद्दी के लिए मोदी की लहर चल रही है। 400 के आसपास आंकड़ा पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन किरण जी, इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है, सिक्किम में 32 सीटें हैं, बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन अभी तक का जो आंकड़ा हमारी स्क्रीन पर है, बीजेपी का खाता खुलता हुआ भी दिखाई नहीं दे रहा है उसमें। सिक्किम में ऐसा है, वहाँ वोटर्स बहुत कम होते हैं, वहाँ 6-6 हजार वोटर होते हैं। बहुत कठिनाई जो परिस्थिति में वहाँ वोटिंग होता है, तो उसमें 1-to-1 कॉन्टेक्ट चलते हैं। तो जहाँ रूलिंग गवर्नमेंट जो होते हैं वो हर संभव वोटर के पास पहुंच जाते हैं और उसको सुविधा होते हैं, एडवांटेज होते हैं। तो जो मुख्यमंत्री है सिक्किम का, जो क्रांतिकारी दल है, वो भी अपने ही है, वो हमारा एनडीए पार्टनर ही है। सिक्किम में हमारे राज्यसभा एमपी है, उनके लोकसभा एमपी है, तो हम लोग पार्टनर है। लेकिन इस बार फ्रेंडली फाइट लड़ा, तो उसमें मैं तो अभी डिटेल में तो दिखा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से बहुत कम मार्जिन में वो स्वीप कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि बीजेपी को ज्यादा नुकसान हो गया ना किरण जी? नहीं, नुकसान मतलब क्या है कि वो हम तो पार्टनर हैं। हम पार्टनर है, ठीक है। पिछली सरकार में हमारे
भागीदारी थी, लेकिन इस बार शायद जो कैलकुलेशन था वो ठीक नहीं हुआ हमारा पार्टी का। लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि वो भी अपनी ही पार्टी है, वो एनडीए के मजबूत हमारा एक साथी है, मुख्यमंत्री हमारे दोस्त हैं, वो भी हमारे एनडीए साथी है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बीजेपी ने अपना इंडिपेंडेंटली लड़ने का फैसला इसलिए किया कि अपना पार्टी खड़ा हो, वहाँ अपना सिंबल से लोग जीते या मजबूत अपना गढ़ बना सके। तो ठीक है, और सिक्किम में तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ रिजल्ट से। ठीक है, बहुत धन्यवाद आज तक से जुड़ने के लिए किरण रिजिजू जी आपका, और बातचीत करने के लिए। केंद्रीय मंत्री को आप सुन रहे थे।